जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी का ताल्लुक है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड से। 19 सितंबर को हमने विस्तार से इस वाकये के बारे में आपको बताया था। हमारे एक दर्शक ने तब प्रश्न किया, कई ने, कि हमने मुख्य आरोपी छात्रा का नाम क्यों नहीं बताया जबकि लड़कों का जवाब बताया। आज सुनिए जवाब। इंडिया टुडे संवाददाता मंजीत सहगल ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि संभवतः रंकज वर्मा और सनी मेहता एमबीए कर रही छात्रा को ब्लैकमेल कर रहे थे। इन दोनों के पास उस छात्रा के प्राइवेट वीडियोस थे। दोनों ने धमकी दी, अगर वो कॉमन रूम में दूसरी लड़कियों के प्राइवेट वीडियो बनाकर नहीं भेजेगी तो उसके वीडियो पब्लिक कर दिए जाएंगे। पुलिस की एक टीम रंकज और सनी को हिमाचल में उनके घर लेकर गई। यहां से उनके पेन ड्राइव, लैपटॉप और दूसरे स्टोरेज डिवाइस जब्त किए जाएंगे। पुलिस को शक है कि इसमें और भी वीडियो रखे हो सकते हैं। 19 सितंबर को आरोपियों के वकील ने अदालत में कहा था कि छात्रा ने एक दूसरी लड़की का वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसमें पहचान जाहिर नहीं हो रही। अब तक पुलिस ने 12 क्लिप्स बरामद की हैं जिसमें आरोपी छात्रा ही नजर आ रही है। आज ही पुलिस ने छात्रा के फोन से व्हाट्सएप चैट्स भी रिकवर कर ली। इसमें मोहित नाम के शख्स ने छात्रा से सारे वीडियो और फोटो डिलीट करने को कहा था। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि जब उसे मालूम चला कि वो पकड़ी जाएगी तब उसने एक दूसरी छात्रा की प्राइवेट तस्वीर को डिलीट कर दिया था। अब पंजाब पुलिस इस मोहित की तलाश में लगी हुई है। इस वाकये को लेकर लड़कियों और उनके माता पिताओं के बीच काफ़ी परेशानी है, क्योंकि बात चल पड़ी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से 60 आपत्तिजनक क्लिप वायरल हुई। पर हमने आपको कल भी कहा था, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। अभी ये जांच का विषय है कि आरोपी छात्रा अपराधी है या फिर स्वयं एक पीड़िता। इसीलिए हमने 19 सितंबर और आज भी उस लड़की का नाम नहीं बताया है। दूसरी सुर्खी का संबंध है मोदी कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे से। कभी बाल ठाकरे के विश्वास पात्र रहे राणे की मुंबई में तूती बोलती थी, लेकिन उसी मुंबई के जुहू में बने उनके बंगले में अब तोड़फोड़ होने वाली है। बंबई हाईकोर्ट ने आज बृहन मुंबई महानगर पालिका को आदेश दिया कि मंत्री जी के बंगले में हुए अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। मामला भारतीय राजनीति के एक सत्य का शानदार उदाहरण है कि जब तक सत्ता का हाथ सर पर, तब तक आप चाहे जितनी कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। कैसे, सुनिए। मुंबई के पौष इलाके जुहू में एक 8 मंजिला बंगला है। इसके मालिक हैं राणे परिवार की कालका रियल एस्टेट लिमिटेड। आम इमारतों के लिए बने नियमों के साथ साथ ये बिल्डिंग कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों का भी उल्लंघन करती थी। ये नियम तटीय इलाकों में निर्माण पर लागू होते हैं। उल्लंघन हुआ, ये राणे परिवार भी मानता है। तभी कंपनी ने बीएमसी में रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन दिया। यानी बीएमसी से कहा, हमने नियम तोड़कर बिल्डिंग बना ली है, अब आप पेनल्टी वगैरह लगाकर इसे वैध करार दीजिए। लेकिन ये आवेदन दिया गया जून 2022 में, जब महाराष्ट्र पर उद्धव ठाकरे की महाअघाड़ी सरकार का राज था। सो बीएमसी ने आवेदन को कर दिया रिजेक्ट। राणे और ठाकरे परिवार के बीच तनातनी का इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन आपको अगस्त 2021 में दिया राणे का वो भाषण याद होगा जब उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कह दी थी। इसके बाद राणे भारत के इतिहास में तीसरे शख्स बन गए थे जिन्हें केंद्रीय मंत्री रहते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खैर, बंगले की बात पर लौटते हैं। जब बीएमसी ने आवेदन रिजेक्ट कर दिया तब राणे बंबई हाईकोर्ट से राहत मांगने गए, लेकिन न्यायालय ने कह दिया कि बीएमसी का फैसला सही है। लेकिन जून 2022 में ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार आई। इस बदलाव के साथ ही राणे के बंगले को लेकर बीएमसी के विचार भी बदलने लगे। अगस्त 2022 में बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि राणे की तरफ से रेगुलराइजेशन के लिए एक और आवेदन आया है और वो इस पर विचार करने को तैयार है। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने हैरान होकर बीएमसी से सवाल किया, अगर कोई मुंबई में जमीन खरीदकर बिना अनुमति 100 मंजिल की इमारत बना ले और फिर बीएमसी को प्रीमियम चुकाकर मंजूरी हासिल कर ले, तो क्या रेगुलराइजेशन का मकसद पूरा मान लिया जाएगा? आज इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाया। कोर्ट ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश तो दिया ही, साथ ही बीएमसी के रवैये को लेकर भी सख्त टिप्पणी की। जस्टिस आर.डी. धनुका और जस्टिस कमल खता की बेंच ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुआ। अगर इस मामले में बीएमसी के स्टैंड को स्वीकार कर लिया गया तो कल को कोई भी आकर अवैध निर्माण कर लेगा और फिर स्वीकृति मांगने लगेगा। हम बीएमसी के स्टैंड से हैरान हैं। अवैध हिस्से को 2 हफ्तों के भीतर ढहाया जाए और कृत कार्रवाई से न्यायालय को अवगत भी कराया जाए। जो खेल चल रहा था उसे लेकर कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि राणे की कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। साथ ही जब कंपनी के वकील ने 6 हफ्तों की मोहलत मांगी ताकि सर्वोच्च न्यायालय से राहत ली जा सके, तो बेंच ने साफ इनकार कर दिया। भारत में विरले ही होता है कि ताकतवर लोग कानून तोड़ें और उन्हें उसकी सजा भी भुगतनी पड़े, और जब होता है तब भी कार्यपालिका की जगह न्यायपालिका के जरिए होता है। क्या राणे का मामला नजीर बनेगा? उम्मीद कर सकते हैं क्या? तीसरी सुर्खी, इसका संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से।
दिन पर दिन विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे गुजरात की राजधानी में एक 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है, जिसमें भाजपा शासित नगर पालिकाओं के 118 महापौर शामिल हुए। आज प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन को इंटरनेट के जरिए संबोधित किया और कहा कि शहरों के विकास के लिए नीतियां सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जानी चाहिए। आगे क्या कहा, खुद सुनिए। अभिनंदन है, आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को। गुजरात चुनाव से संबंधित एक और अपडेट है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वडोदरा पहुंचे, जहां उन्हें एक टाउन हॉल इवेंट में बोलना था, यानी एक तरह से इंडोर जनसभा करनी थी। इसके लिए जब वो हवाई अड्डे पर उतरे तब उनका स्वागत कुछ इस तरह से हुआ। केजरीवाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन इवेंट के दौरान खुलकर भाजपा पर आरोप लगाए। दावा किया कि उन्हें 13 बार हॉल बदलना पड़ा क्योंकि मालिकों को भाजपा के लोग धमका रहे थे। राजनीतिक हमलों के बाद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से एक वादा भी कर दिया, सुनिए। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। भाजपा लगातार केजरीवाल पर रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। देखना होगा कि पुरानी पेंशन वाले ऐलान की काट भाजपा कैसे खोजती है। यूपी चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस भी ये कह रही है कि जिस तरह से हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन को लागू किया, अगर गुजरात में सत्ता में आए तो हम ऐसा करेंगे। तो अब ये वहाँ पर भी सरकारी कर्मचारियों के बीच बड़ा मुद्दा बन सकता है। चौथी सुर्खी जयपुर से आई। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। दर्शक जानते हैं, देश भर में गायें लंपी स्किन डिजीज महामारी की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल राजस्थान का, जहाँ तकरीबन 11 लाख गायें पीड़ित हैं और मरने वाली गायों की संख्या 60,000 होने वाली है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत केंद्र से लंपी स्किन डिजीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि हमें वहाँ से पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही। लेकिन भाजपा इन सब को लेकर राजस्थान सरकार पर हमलावर है। 19 सितंबर को भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत राजस्थान विधानसभा परिसर में भी गाय ले आए थे और आज भाजपा विधायकों ने विधानसभा तक मार्च भी निकाला। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर टकराव भी हुआ। आखिरी सुर्खी का संबंध है 2023 के ऑस्कर में भारतीय एंट्री से अटकलें लग रही थी कि इस साल ऑस्कर के लिए कश्मीर फाइल्स या फिर RRR को भेजा जाएगा, लेकिन भेजा गया गुजराती फिल्म छेल्लो शो को। छेल्लो शो एक बच्चे की कहानी जो अपने सिनेमा प्रेम को साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। छेल्लो शो का अर्थ है आखिरी फिल्म शो या लास्ट शो। फिल्म के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ललन टॉप सिनेमा की कवरेज को ज़रूर फॉलो करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है। कुछ बेसिक बातें यहाँ भी बता देते हैं। पहली बात तो ये कि ऑस्कर में अमेरिका से बाहर की फिल्में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में कम्पीट करती हैं। छेल्लो शो का नाम फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसी के लिए भेजा गया। इसका अगला चरण होगा नॉमिनेशन। जब नॉमिनेशन हो जाएगा तब ऑस्कर की संभावना बनेगी। आप जानते हैं कि इससे पहले लगान, सलाम बॉम्बे और मदर इंडिया जैसी फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं फाइनल उसके लिए, लेकिन जीत एक भी फिल्म
नहीं पाई आज तक। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।